और वो रुक जाती है। दोनों पर्दों से बाहर झांकते हैं और घना कोहरा देखते हैं, सोचते हैं कि क्या हो रहा है। विनफोर्ड पुकारता है कि वो अवेरियन अकेडमी के नाइट्स हैं और उन्हें तुरंत बताने का आदेश देता है कि वो कौन है। कोहरे से एक लड़की निकलती है जो बुरी हालत में लगती है और वो मदद के लिए पुकारती है। अपना परिचय एन वुडवर्क के रूप में देती है, जो ट्रेसलेस गिल्ड की एक एडवेंचरर है। जबकि बर्नार्डो उससे मामला पूछता है, लड़की उसकी बाहों में गिर जाती है। उनके आश्चर्य के लिए वो नाइट को बताती है कि उसकी टीम पर शैडो बीस्ट्स ने हमला किया था। ये सुनकर बर्नार्डो हैरान हो जाता है और सोचता है कि शैडो बीस्ट्स यहाँ क्यों आएंगे, जबकि उन्हें रास्ते में एक भी मैजिक बीस्ट नहीं मिला। जबकि डेल्बर्ट ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए सोचता है कि शायद इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि वो कितने मजबूत हैं। विनफर्ड लड़की को बताता है कि वो रेनी जा रहे हैं, तो अगर वो रास्ते में है तो वो उसे ले जा सकते हैं। जैसे ही एन नाइट को शुक्रिया कहती है और उसके साथ सहमत होती है, गैरी सोचता है कि वो नाइट एकेडमी के बजाय रेनी क्यों जा रहे हैं। वहां खड़ा डेल्बर्ट उसे सुनता है और ब्लॉन्ड बालों वाले लड़के को जवाब देता है कि बेवकूफ मत बनो, क्योंकि बच्चों को फ्रंट लाइन पर भेजने का कोई फायदा नहीं है। इस बीच दोनों हैरान हो जाते हैं कि उसने फ्रंट लाइन से क्या मतलब निकाला। नाइट डेल्बर्ट समझाता है कि अवेरियन नाइट एकेडमी बॉर्डर पर स्थित है, इसलिए उस पर कभी भी हमला हो सकता है। तभी विनफोर्ड बीच में बोलता है कि उन्हें रेनी में 1 दशक तक ट्रेन करना होगा, जब तक कि वो लड़ाई के बेसिक्स न समझ लें, इससे पहले कि वो अवेरियन नाइट एकेडमी में अपनी पढ़ाई जारी रखें। दशक शब्द सुनकर राई स्पीचलेस रह जाता है और सोचता है कि एक ड्रैगन के लिए ये बहुत छोटा समय है, लेकिन एक इंसान के लिए नहीं, और सोचता है कि क्या पॉप्स इतना लंबा इंतजार कर सकते हैं। दूसरी तरफ गैरी इस बात से चिंतित लगता है कि हंट्रेस ही अकेली जिंदा बची है और रे के पापा पर भी शैडो बीस्ट्स ने हमला किया था। वो सोचता है कि नाइट्स भी ये सुनकर चौंक गए थे कि ये शैडो बीस्ट्स ने किया था, और सोचता है कि अगर उनका सामना उनसे हुआ तो वो क्या करेंगे। तभी उन्हें क्रैक की आवाज आती है, जिसे अपना बंदा अलर्ट हो जाता है। जबकि विनफर्ड सबको तैयार रहने की घोषणा करता है, क्योंकि कुछ बड़ा उनकी तरफ आ रहा है। पता चलता है कि वो ड्रॉप बेयर किंग है, जो एक शैडो बीस्ट भी बन गया था। जैसे ही तीनों नाइट्स लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, ड्रॉप बेयर शैडो बीस्ट झाड़ियों के पीछे से उनकी तरफ बढ़ता है। जबकि शैडो बीस्ट नाइट बर्नार्डो पर हमला करने वाला था, जो समय पर हमले से बच नहीं पाता, राय सही समय पर आता है और बीस्ट को मारकर नाइट को बचा लेता है। बर्नार्डो फिर बच्चों को अपनी रक्षा करने का निर्देश देता है, जबकि विनफर्ड सोचता है कि ड्रॉप बेयर किंग हिल क्यों नहीं रहा है, और परेशान है क्योंकि वो सोचता है कि वो किसी चीज का इंतजार कर रहा है। इस बीच गैरी शैडो बीस्ट से लड़ने में स्ट्रगल कर रहा है और उनमें से एक से उसे खरोंच लग जाती है, और तभी ड्रैगन बॉय उसे बचाता है, बीस्ट की पीठ पर अपनी तलवार मारकर, और ब्लॉन्ड हेयर लड़के को सावधान रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि ये ड्रॉप बेयर्स डिमोनिक बीस्ट से बहुत ज्यादा मजबूत हैं। जैसे ही ड्रॉप बेयर किंग दहाड़ता है, आवाज गूंजती है और प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि नाइट दूर उड़ जाता है, जबकि दूसरे अपनी जगह पर खड़े रहने में स्ट्रगल करते हैं। ये दृश्य देखकर गैरी सोचता है कि वो चीज क्या है, लेकिन राय को अंदाजा है कि वो मॉन्स्टर वहां उनके लड़ने के लिए बहुत ज्यादा मजबूत है। नाइट अनुमान लगाता है कि ड्रॉप बेयर किंग एक जगह खड़ा है और उन पर हमला नहीं कर रहा है। अचानक वो विशाल शैडो मॉन्स्टर विनफर्ड की तरफ इशारा करता है और बोलना शुरू करता है। कहता है कि वो कभी शैडोज को नहीं हरा पाएंगे और शैडोज पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लेंगे। जबकि दूसरे नाइट्स जो मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, बोलने वाले बीस्ट से चौंक जाते हैं। शैडो मॉन्स्टर दावा करता है कि वो हारने के लिए ही बना है और उसके आसपास वाले मरने के लिए ही बने हैं। ये सुनकर राय हैरान रह जाता है और नाइट्स बिल्कुल हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि मॉन्स्टर उन्हें क्या चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, मानते हुए कि वो उन्हें धमकी दे रहा है। इस बीच विशाल शैडो मॉन्स्टर गरजता है और हवा में उछलता है, भाग जाता है, ये निष्कर्ष निकलते हुए कि मॉन्स्टर चला गया है। विनफर्ड कहता है कि उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि शैडो बीस्ट ने लड़ने का फैसला नहीं किया, वरना वो इस जगह से सही सलामत नहीं निकल पाते। जैसे ही राय का ड्रैगन सिस्टम दिखता है, जब वो एक क्रिस्टल हासिल करता है, अपना बंदा शैडो बीस्ट के ख्याल में खो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उससे बात कर रहा था। इसके बाद विनफर्ड राय और गैरी की तारीफ करता है कि उन्होंने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, और उम्मीद करता है कि वो अच्छे नाइट्स बनेंगे। उसी वक्त राय नाइट से पूछता है कि क्या बीस्ट्स आमतौर पर ऐसे बात करते हैं, जिसके जवाब में विनफर्ड कहता है कि शैडो बीस्ट्स अब तक बॉर्डर पर कभी नहीं दिखे हैं और ये पहली बार है जब उसने एक बोलने वाले मॉन्स्टर का सामना किया है। लाल बालों वाले लड़के के ठंडे एक्सप्रेशन को देखते हुए नाइट सोचता है कि राय इतना शांत लग रहा है, जैसे उसकी उम्र का कोई ऐसे रिएक्ट नहीं करता। जब वो बात कर रहे होते हैं, हम डेल्बर्ट को लाल बालों वाले लड़के को गुस्से से घूरते हुए देखते हैं, क्योंकि वो उससे नफरत करता है। बाद में जब वो घोड़ों पर रेनी टाउन पहुंचते हैं, उनका स्वागत गार्ड्स की एक टुकड़ी करती है।
जैसा कि वहां आम से ज्यादा गार्ड्स तैनात थे, विनफर्ड चिंतित हो जाता है और एक गार्ड से पूछता है कि ज्यादा गार्ड्स क्यों तैनात हैं, जबकि हंट्रेस नाइट्स को उसे पूरे रास्ते एस्कॉर्ट करने के लिए शुक्रिया कहती है। गार्ड विनफर्ड को बताता है कि अल्योर किंगडम ने एक एम्बर अलर्ट जारी किया है। हर शहर और कस्बा भारी निगरानी में है। ये सुनकर नाइट सोचता है कि मामला गंभीर हो गया है, क्योंकि किंगडम ने एक एम्बर अलर्ट जारी किया है और ये कॉन्टिनेंट संकट के कगार पर है। फिर वो रे की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या वो भविष्यवाणी का बच्चा होगा जो हम सबको बचाएगा। इस बीच अपना बंदा जो गैरी के साथ लगता है, अपने पापा के बारे में सोचता है और विश्वास करता है कि वो जरूर एक नाइट बनेगा। वो कहता है कि सब कुछ अभी शुरू हुआ है और पॉप्स को उसके नाइट बनने तक इंतजार करना होगा। फिर हम 10 साल बाद रेनी टाउन में पहुंचते हैं। जैसे कि एकेडमी में क्लास चल रही थी, प्रोफेसर स्टूडेंट से पूछता है कि जब ज्यादातर नाइट्स जादू का इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो दूसरी क्षमता पर कमांड को क्या कहते हैं। गैरी, जो कि क्लास में भी था, अपना हाथ उठाता है और जवाब देता है कि नाइट्स ची का इस्तेमाल करते हैं। इसे प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने शरीर और सेंसेस को बढ़ा पाएंगे। वो आगे कहता है कि ची के कुछ प्रैक्टिशनर्स कम समय के लिए इंसानी शरीर की सीमाओं को भी तोड़ सकते हैं। जबकि टीचर उसके जवाब के लिए उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वो अच्छी तरह से तैयार लगता है। वो एक और सवाल पूछती है कि ची को 15 साल की उम्र के बाद ही क्यों प्रैक्टिस किया जा सकता है, रे की तरफ इशारा करते हुए। लेकिन जब गैरी उसकी जगह पर झांकता है, तो रे की सीट खाली दिखती है। जबकि अपना बंदा कहीं बाहर क्लास बंक कर रहा था, गैरी घबराकर अपनी टीचर को बताता है कि वो रेस्ट रूम गया है। आगे बढ़ते हुए टीचर फिर एक लड़की सिल्विया से पूछती है, जो सिल्वर बालों वाली एक खूबसूरत लड़की लगती है, और वो जवाब देती है, कहती है कि ची प्रैक्टिस करने से शरीर पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता है। इंसान के इंटरनल ऑर्गन्स 15 साल की उम्र के बाद पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, इसलिए इस उम्र के बाद इसे प्रैक्टिस करने से शरीर को होने वाले किसी भी नुकसान को कम किया जा सकता है। जैसे ही टीचर स्टूडेंट्स को याद दिलाती है कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उसे अपने दिमाग में रखें, सिल्विया रे की खाली सीट को घूरती है। सीन फिर एक काले डेमोनिक वुल्फ पर जाता है, जिसे राय ने बहुत पहले पालतू बनाया था। जबकि डेमोनिक वुल्फ एक और जादुई बुअर बीस्ट से लड़ता है और उसे काट देता है, राय को इनाम के रूप में एक बीस्ट क्रिस्टल मिलता है। अपना बंदा बिगिनर ग्रेड के क्रिस्टल बीस्ट की शक्ति को अब्सॉर्ब करता है और काले वुल्फ को उसके अच्छे काम के लिए थपथपाता है। ये सोचते हुए कि उसने दिन के लिए काफी बीस्ट्स का शिकार कर लिया है, राय वापस लौटने का फैसला करता है, इससे पहले कि कोई उस पर क्लास से बाहर रहने के लिए गुस्सा हो। जैसे ही वो लौटने वाला होता है, विनफर्ड घोड़े पर सवार पीछे से आता है और कहता है कि राय से मिलकर हैरानी है, क्योंकि वो सोच रहा था कि जब वो वापस आएगा तो किससे मिलेगा। उसके मारे हुए बीस्ट को देखकर नाइट उसकी तारीफ करता है और सोचता है कि वो इतनी भारी गार्ड को कैसे पार कर पाया। जैसे ही वो साथ चलते हैं, विनफर्ड उसे कहता है कि वो पिछली बार मिलने के बाद से काफी लंबा हो गया है, और राय उसकी तारीफ करता है, बड़बड़ाते हुए कि वो पिछले 10 सालों में बिल्कुल नहीं बदला है, और उसकी उम्र के बारे में क्यूरियस हो जाता है। उसे बताता है कि ये एक राज है। विनफर्ड बताता है कि उसने रे के इंस्ट्रक्टर से सुना है कि वो क्लासेस से भाग जाता है और जादुई बीस्ट्स का शिकार करता है। आगे कहता है कि शिकार के बाद उसे काफी कुछ मिला है। ये सुनकर रे बताता है कि ये सब एम्बर अलर्ट की वजह से है, जो हाल ही में हटा लिया गया था, इसलिए उसे भागने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। बिंदास होकर अपना बंदा नाइट को बताता है कि उसे उस क्लासरूम में बैठने से ज्यादा यहाँ घूमना पसंद है। राय को इतना लापरवाह देखकर विनफर्ड कहता है कि उसे खुश होना चाहिए कि वो और आगे नहीं गया, क्योंकि अगर बाहरी लाइन के गार्ड्स ने उसे भटकते हुए पकड़ लिया होता तो वो पीछे नहीं हटते। उसी वक्त नाइट को कुछ याद आता है और वो राय को बताता है कि वो उसके घर गया था। वो लड़के को उसके पापा की हालत के बारे में बताता है, दावा करते हुए कि जेक की हालत खराब नहीं हुई है, क्योंकि रे की माँ उनका अच्छे से ख्याल रख रही है। विनफर्ड उसके कंधे पर थपथपाता है और वो संदेश देता है जो उसकी माँ ने रे के लिए भेजा था, जो उसे बताना चाहती थी कि वो अपने पापा के बारे में ज्यादा चिंता न करे। उदास दिखते हुए अपना बंदा उसे शुक्रिया कहता है और सोचता है कि कैसे उसने पिछले दशक में अपनी ट्रेनिंग जारी रखी और मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वो नई क्षमताएं अनलॉक करने में फेल रहा और पिछले सालों में कुछ भी नहीं बदला, ये निष्कर्ष निकालते हुए कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि अपने पापा की हालत के बारे में क्या करना है। तभी विनफर्ड उसे हिम्मत देता है, उसके कंधे पर थपथपाते हुए, और उसे अपने पास कसकर पकड़ लेता है, जिससे अपना बंदा घबरा जाता है। शहर की तरफ चलते हुए नाइट रे को हिम्मत रखने को कहता है, क्योंकि वो कल एवन एकेडमी के लिए रवाना होने वाले हैं और वहां दूसरे बच्चों को देखने के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त करता है। बाद में रेनी टाउन के प्रवेश द्वार पर हम इंस्ट्रक्टर को गार्ड पर चिल्लाते हुए देखते हैं कि उसने उसके स्टूडेंट को बाहर जाने दिया। गार्ड समझाने की कोशिश करता है कि एम्बर अलर्ट हटने के बाद स्टूडेंट को जाने से रोकने का उसके पास कोई कारण नहीं था। आगे कहता है कि वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। इस बीच
विनफर्ड और रे हॉल में चलते हैं और वो एलन, इंस्ट्रक्टर को गार्ड को कॉलर से पकड़े हुए देखते हैं और साफ करते हैं कि लाल बालों वाला लड़का स्पेशल है, इसलिए उन्हें हर समय पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। जैसे ही विनफर्ड उसका नाम पुकारता है, एलन, जो पहले से ही राय की अनुपस्थिति से परेशान लगता है, पीछे मुड़ता है और अपने स्पेशल स्टूडेंट को नाइट के साथ देखता है। उसकी हट्टी को टेस्ट करते हुए एलन का खून खौलने लगता है और वो अपने बंदे पर भड़क जाता है। वो गुस्से से फट पड़ता है और कहता है कि उसने राय को चेतावनी दी थी कि वो उसकी नज़र से दूर ना जाए, लेकिन फिर भी वो अकेडमी से बिना परमिशन के भाग गया और इस महीने में कितनी बार ऐसा हुआ है, उसे बेवकूफ़ कहते हुए। जबकि अपना बेचारा डर जाता है, विनफर्ड पीछे से सर हिलाता है और सोचता है कि ये सही हुआ क्योंकि ये उसने खुद बुलाया था। जैसे ही गुस्से वाला इंस्ट्रक्टर रे के सर पर मारता है, अपना बंदा बड़बड़ाता है कि अलर्ट हटे हुए 1 महीना हो गया है, इसलिए वो जो चाहे कर सकता है। आगे कहता है कि मिस्टर एलन बहुत ज़्यादा ही नियम कानून वाले हैं। इस बीच राय विनफर्ड के पीछे छिप जाता है जब उसे एलन से अच्छी मार पड़ती है। अपना बंदा कहता है कि वो वैसे भी जल्द ही चला जाएगा और उसके बाद उसका इंस्ट्रक्टर आज़ाद हो जाएगा। गुस्से में एलन साफ करता है कि जब तक राय उसका स्टूडेंट है उसे क्लास स्किप करने की परमिशन नहीं है, जबकि विनफोर्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है जब वो झगड़ते रहते हैं। उसके बाद हमें रेनी टाउन स्क्वायर ले जाया जाता है, जहां हेड स्टूडेंट्स को एक साथ इकट्ठा होने का निर्देश देता है क्योंकि वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे लगते हैं। जैसे ही सब इकट्ठा होते हैं, राय सर पर एक गांठ के साथ वापस आता है और गैरी उससे पूछता है कि वो जल्दी कैसे आ गया, ये मानते हुए कि वो इस बार पकड़ा गया। जबकि अपना बंदा उसे कहता है कि वो बदकिस्मत था। सिल्विया चुपके से उसे देखती है और शर्माने लगती है। सभी स्टूडेंट्स को बुलाने के बाद लैंस नाम का स्क्वायर उन्हें बताता है कि वो उन सबको एवरी नाइट अकेडमी ले जाएगा और पूरा सफ़र लगभग 7 दिन का होगा। एकदम सीरियस दिखते हुए लैंस स्टूडेंट्स को चेतावनी देता है कि अगर वो मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हैं तो उन्हें उसके आदेशों को सुनना होगा। बाद में गार्ड विनफोर्ड से पूछता है कि क्या अकेडमी का रास्ता तय हो गया है। जैसे ही नाइट उसे बताता है कि वो दलदल से होकर गुजरेंगे, गार्ड घबरा जाता है और कहता है कि बच्चों के लिए उस कठिन रास्ते से गुजरना बहुत जल्दी है। ये सुनकर विनफर्ड सभी स्टूडेंट्स को देखता है और दावा करता है कि नाइट्स बनने के लिए उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना ही होगा। आगे कहता है कि सिर्फ उनका ही टेस्ट नहीं हो रहा है।